कोनिक सेक्शन। वहां हमने क्षैतिज स्लाइस के जैसी कई बातें सीखी हैं। एक राइट सर्कुलर कोन हमें सही सर्कल देता है। तिरछे किनारों से एलिप्स, फर्दर पैराबोला और हाइपरबोला मिलता है। आज की क्लास में हम दो स्पेशल मेथड से दीर्घवृत्त बनाना सीखेंगे। पहला कंसेंट्रिक सर्कल मेथड है और दूसरा ऑब्लॉन्ग मेथड है। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड में यह है कि एक एलिप्स बनाने के लिए किस प्रकार दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाए जाते हैं। एक दीर्घवृत्त के लिए मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस दिए गए हैं। दो विभिन्न त्रिज्या कॉन्सेंट्रिक रूप से ड्रॉ करेंगे और फिर इस पर एक दीर्घवृत्त बनाने के लिए रेखाओं को मिलाएंगे। आइए इसे एक उदाहरण के माध्यम से देखें। उदाहरण के लिए मुख्य अक्ष 70 मिलीमीटर और माइनर एक्सिस 40 मिलीमीटर के साथ एक दीर्घवृत्त ड्रॉ करें। इसके लिए हमें यह करना होगा कि एक क्षैतिज रेखा ड्रॉ करें जिसे हम मेजर एक्सिस कहते हैं। इस स्थिति में AB 70 मिलीमीटर तथा माइनर एक्सिस 40 मिलीमीटर के साथ, और ये दोनों एक दूसरे से ऊपर समकोण पर मिलते हैं। तो हम इस पर नजर डालें। तो AB पॉइंट्स एक क्षैतिज रेखा पर ये 70 मिलीमीटर की दूरी पर हैं। और एक दीर्घवृत्त के लिए माइनर एक्सिस माना जाता है 40 मिलीमीटर। इसका मतलब है कि अगर हम इन रेखाओं को बढ़ा रहे हैं, उन्हें इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए जिस तरीके से एक को ड्रॉ किया गया है, और यह भाग 40 मिलीमीटर का होना चाहिए। और अगर हम ध्यान से देखें तो क्योंकि यह 70 मिलीमीटर मेजर अक्ष, तो इस पूरे सर्कल का व्यास ही है 70 मिलीमीटर। दूसरा वाला माइनर एक्सिस 40 मिलीमीटर पर है। तो एक दीर्घवृत्त लिए जो एक माइनर एक्सिस बनाया जाता है वह यह है। तो यह एक मेजर एक्सिस है और यह पार्ट माइनर एक्सिस है। माइनर एक्सिस 40 मिलीमीटर है। ड्राइंग और सर्कल बनाते हुए हम एक दीर्घवृत्त रचना करने की पोजीशन में होंगे। इसलिए पहले स्टेप में हमें AB तथा CD व्यास के साथ दो सर्कल ड्रॉ करने होंगे। इसके बाद दोनों वृत्त को 12 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। तो आउटर सर्कल को लेते हैं। इस आउटर सर्कल के लिए व्यास 70 मिलीमीटर है। एक को 12 बराबर भागों में विभाजित करना होगा। यह दो बराबर भागों 12-24 में हो सकती है। दोनों के लिए मेजर एक्सिस बेस सर्कल और माइनर एक्सिस बेस सर्कल बनाना होगा। यहाँ हम इनके 12 हिस्से बना रहे हैं, इसलिए 1, 2, 3, 4, 5 के साथ शुरू होता है। 6 फिर से B है। तो पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा, पांचवा भाग बराबर भाग है और यह बॉटम की तरफ से भी बराबर है। इसलिए सिमेट्री के कारण हम फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुल 12 भागों में इसे बना रहे हैं। हम जो नाम दे रहे हैं वह है से शुरू करते हुए 1, 2, 3, 4, 5 की तरफ, और फिर B से शुरू करते हुए 6, 7, 8, 9, 10 और फिर A की तरफ वापस जाएं। उसी तरह यदि हम यह बराबर विभाजन करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम मेजर एक्सिस सर्कल को वास्तव में ड्रॉ करने की पोजीशन में होंगे। एक बार यह करने के बाद हम उन लाइनों को बढ़ाएंगे जिससे यहाँ पर माइनर एक्सिस बेस सर्कल को भी 12 बराबर भागों में विभाजित किया जा सके। इसके बाहर के भागों को हम
1 2 3 4 5 नाम देंगे। आंतरिक भागों को हम 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 जैसे नाम दे रहे हैं। हम जिस तरीके का कन्वेंशन करने जा रहे हैं वह यह है। मेजर एक्सिस पर अक्षर ए और बी, माइनर एक्सिस पर अक्षर सी और डी हैं। इन 12 बराबर भागों के विभाजन के बाद हम 1 से सी डी की ओर पहले पॉइंट्स से समांतर रेखा ड्रॉ करेंगे। हमने पहले जिस बिंदु की पहचान की है वह 1 है, जो सी डी के समानांतर है। यह रेखा सी डी है। सी डी लाइन के समानांतर हम एक रेखा 1 पर ड्रॉ करेंगे। इसी प्रकार हम 2 पर ड्रॉ करेंगे। 3 पहले से ही है। हम 4 पर भी 5 6 7 8 9 10 बिंदु भी ड्रॉ करेंगे। यह हो जाए तो रेखा 1 से डैश ए बी के लाइन पैरेलल ड्रॉ करें। 1 डैश यह बिंदु है। बी रेखा यह है। हम इसके समानांतर एक रेखा ड्रॉ करेंगे। इसी प्रकार 2 डैश 3 डैश पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट 4 डैश 5 डैश ड्रॉ करेंगे। एक बार यह करने के बाद हमारे पास ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं जो इनर सर्कल से दूर हैं और उस आउटर सर्कल के अंदर है। तो इन बिंदुओं को हम P1 P2 P3 नाम दे देंगे। यह P3 है जो पहले से ही सी है। P4 P5 और B और आगे भी इसी प्रकार। एक बार जब हम इन बिंदुओं को एक साथ जोड़ देते हैं तो हमें मिलेगा उस दीर्घवृत्त का शीर्ष भाग। तो इसे एक पेज पर करते हैं। मेजर एक्सिस वहाँ दीर्घवृत्त 70 मिलीमीटर है, तो हम ड्रॉ कर रहे हैं 70 मिलीमीटर। 70 मिलीमीटर पहला बिंदु हम वहाँ बना रहे हैं। 70 मिलीमीटर हम ऐसे बना रहे हैं जिनमें से यह एक है और यह मेजर एक्सिस है। इसलिए द्विभाजक का उपयोग कर हम सेंटर को वास्तव में पहचानने की पोजीशन में होंगे। अन्यथा अब ये 35 इकाई है। एक बार जब यह हो जाता है तो हम एक सर्कल का निर्माण करेंगे जो दोनों बिंदुओं से होकर गुजरता है। आइए इन्हें नाम दें। पहला बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है। हम केंद्र को ओ नाम दे देते हैं। हमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। तो यदि हमारे पास ड्राफ्टर है यह सरल है, नहीं तो हम इस स्केल का उपयोग करते हुए इस रेखा को बढ़ाएंगे तो सेंटर पूरा हो जाएगा। इसके बाद हमें 40 एक्सिस व्यास का एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका मतलब है 20 मिलीमीटर त्रिज्या। हम इस 20 मिलीमीटर को लेंगे तो ध्यानपूर्वक 20 मिलीमीटर का नाप लें। यहां से एक सर्कल ड्रॉ कीजिए। उसके बाद हमें इसे विभाजित करने दें। तो हम इन पॉइंट्स को सी और जी नाम देते हैं। एक बार यह करने के बाद हमें इसे 12 बराबर भागों में विभाजित करना होगा। आइए इस फिगर के पहले भाग, दूसरे और तीसरे भाग को गिनें।
तो तीसरे भाग का मतलब प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करते हुए 30 डिग्री, फिर से 60 डिग्री और 90 डिग्री। आइए इन सभी लाइनों को आपस में जोड़ें। और इसी प्रकार इन बिंदुओं को आपस में जोड़ें। इसी प्रकार इधर भी इन बिंदुओं को 60 डिग्री तथा इस तरफ 30 डिग्री पर मार्क करें। इन सबको इस प्रकार जोड़ें। तो हम 12 भाग बनाते हैं। आइए इन पर लेबल लगाते हैं। यह पॉइंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह 7, 8, 9, 10 पॉइंट है। इसी प्रकार इन पॉइंट्स के अंदर 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम जो पॉइंट सी है, आगे 4 प्राइम, 5 प्राइम और 6 प्राइम है। यहाँ भी अलग से पॉइंट है, तो हम इन्हें 6 प्राइम, 7 प्राइम, 8 प्राइम, 9 प्राइम, 10 प्राइम कहते हैं। अब हमें अगले स्टेप की तरफ बढ़ना है। अब दूसरे स्टेप में देखते हैं कि 1 से सीडी की तरफ एक समानांतर रेखा ड्रॉ करनी है। तो 1 से सीडी तक एक लाइन पैरेलल बनानी है। तो अगर हमारे पास रूलर स्केल होता तो हम इसे उस तरह से बनाते, नहीं तो हम अपने स्केल का ही इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास 90 डिग्री की रेखा है। क्योंकि वे बाइसेक्टिंग हैं, तो स्केल को सावधानी से एडजस्ट करें। एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें। इसी प्रकार 2 पर पैरेलल लाइन ड्रॉ करें। वहां पर पहले से ही 3 है, 4 पर भी है, 5 भी है। हमें उस रेखा को ड्रॉ करना है। तो हम इसे 5 करते हैं। तो हमने ऊर्ध्वाधर रेखा बनाई है। अब 1 प्राइम पर हमें क्षैतिज रेखा ड्रॉ करनी है। 1 के लिए यह क्षैतिज रेखा है जिसे मैप के साथ ग्रिड किया गया है। तो हम इस पॉइंट को लेबल करते हैं पी 1। इसी प्रकार 2 पर हमें इसे इंटरसेक्ट करने के लिए क्षैतिज रेखा ड्रॉ करनी होगी। कुछ हद तक इस पॉइंट पर। इसी प्रकार 4 पर भी इस पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हैं। 5 पर यह सही तरह से ग्रिड मैप पर है। तो इसे कनेक्ट करते हैं। एक बार जब यह हो जाए उन्हें लेबल करें P2,
P3 पहले से ही अंकित हैं। यह P4 P5 पॉइंट्स है। अब एक फ्रीहैंड स्केच बनाइए जो कि P2 C3 P4 P5 और B से गुजर रहा है। तो अगर हमारे पास फ्रेंच कर्व्स हैं तो कोई भी अच्छी रेखा ड्रॉ कर सकता है जो कि उस CP4 P5 और B से गुजर रही है। उसी प्रकार हम बॉटम की लाइंस पर भी बनाने की पोजीशन में होंगे। आइए हम इन्हें बनाएं। तो 1 से 10 पॉइंट्स एक ही रेखा पर है और 10 को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार 2 और 9 पॉइंट्स एक ही रेखा पर हैं। इन्हें आगे बढ़ाएं। 9 और 7 को क्षैतिज प्लेन में भी बढ़ाते हैं। जहां भी यह इंटरसेक्टिंग कर रहा है उन बिंदुओं को लोकेट कीजिए। ये रेखाएं भी बढ़ने योग्य हैं है और यह दूसरा पॉइंट है। तो हम इसे नाम देते हैं। इस 5 को भी और इसे भी बढ़ाए। यदि हमारे पास बिंदुओं की अधिक संख्या है तो वक्र अच्छा और स्मूथ दिखता है। तो फ्रीहैंड स्केच को ज्वाइन करते हैं। इस तरह से एक इसे बनाने की पोजीशन में होगा। यदि हमारे पास 24 पॉइंट्स या शायद 48 पॉइंट्स हैं तो हमें बेहतर चित्र मिलता। यह एक दीर्घवृत्त है। यह कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड से हुआ है। यदि हम मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस को जानते हैं तो इनमें से कोई एक इसे बनाने की पोजीशन में होता। तो हमने क्षैतिज तरह का दीर्घवृत्त कर लिया है। अगर हम वर्टिकल एलिप्स से इसे करना चाहें जिसका मतलब मेजर एक्सिस को एक्स के साथ जोड़ा गया जो कि अब क्षैतिज प्लेन है, यदि यह वर्टिकल एक्सिस के साथ जोड़ा जाता है तो हमें वही प्रक्रिया करनी होगी। ड्राइंग की बजाय एक रेखा को नीचे बनाएं। हम इस प्रकार से प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं कि क्षैतिज अक्ष पर यह एक रेखा सिमेट्री जैसी हो। यह इस तरह का सर्कल में बदल गया है। कृपया इस उदाहरण का अभ्यास करें। ठीक है। कंसेंट्रिक सर्कल मेथड करने के बाद हम ऑब्लॉन्ग मेथड पर आगे बढ़ेंगे। इस ऑब्लॉन्ग मेथड में हम वास्तव में मेजर एक्सिस पर एक 100 मिलीमीटर के बेस पर आयत बनाते हैं। उदाहरण के लिए माइनर एक्सिस 50 मिलीमीटर का है तो इस दीर्घवृत्त के लिए मेजर एक्सिस इसे बी तक है। यह एक 100 मिलीमीटर है। इस दीर्घवृत्त के लिए माइनर एक्सिस 50 मिलीमीटर है। अब इसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले कभी रेखा बनाएं। एक दूसरे से ऑर्थोगोनल सीधी रेखा ड्रॉ करें। फिर एक बॉक्स बनाएं। एक आयताकार बॉक्स।
जहां एफ ये भी रेखा के बराबर है, तब ओ और ए को बराबर पॉइंट से डिवाइड कर दें। आइए हम देखते हैं कि वो क्या इंटरसेक्टिंग बिंदु वो है। यह पॉइंट है ए वी सी जी। आयत के लिए यह एच जी एफ और ए है। अब ए और ए को डिवाइड कर दें। ओ है यह ए है यह एक आयत का क्वाड्रेंट है, समान हिस्सों के बराबर, जैसे कि 5। यदि हमारे पास 50 पॉइंट्स हैं तो एक्यूरेसी अच्छी होगी और हमारे पास एक बहुत ही स्मूथ कर्व होगा। अगर हमारे पास कम पॉइंट्स हैं तब यह स्मूथ कर्व नहीं होता। इन दोनों में केवल यह अंतर है। तो हम जो करने जा रहे हैं वह ए को 5 भागों की बराबर संख्या में विभाजित करना है। यह पहला भाग है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा भाग। क्योंकि यह एक क्षैतिज 100 मिलीमीटर है, हमारे लिए 5 बराबर भागों में विभाजित करना आसान है। यदि यह 100 मिलीमीटर नहीं है तो उस संख्या से 100 से कुछ फ्रैक्शन प्रकार की है तो हम इंक्लाइंड लाइन का प्रयोग करेंगे। फिर वहां से कोशिश करेंगे 5 बराबर भागों में विभाजित करें रेखा, और जो हमने देखा है उसे जोड़िए। इस प्रकार इस रेखा का विभाजन करना होगा। उदाहरण के लिए सिर्फ क्लास के लिए इंक्लाइंड लाइन खींची जाती है जिसे चाप में विभाजित किया जाता है, जैसा कि हमने पिछली कक्षा में बनाया है। 5 चाप बराबर विभाजनों की तरह कोई वस्तु को इस प्रथम बिंदु से जोड़ना होता है, तब उसके समानांतर रेखाएं बनानी होती हैं, इसलिए हमारे पास वह इंक्लाइंड पोर्शन होगा। ऐसा ही एक तरीका है जिससे हम यह बना सकते हैं। तो यहाँ हम 5 बराबर भागों में विभाजित करते हैं और 5 बराबर भाग भी। विभाजन के बाद उनके नाम लिखें। ओ ए में समान भागों में विभाजित करने पर हम 5 कह सकते हैं। विभाजन को 1 2 3 4 नाम दें। तो यह विभाजन इस प्रकार है: पहला, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट और 8वां पॉइंट। इसी प्रकार क्षैतिज अक्ष पर 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम और ओ। एक बार जब यह होने के बाद सी को 1 2 3 बिंदुओं से जोड़ें। ये सी है। 1 2 3 साइड अक्ष पर 1 2 3 4 है। तो वहां से रेखाएं ड्रॉ करते हैं। पहले एक, दूसरी, तीसरी, चौथी। सी से हम 1 2 3 और 4 पॉइंट को कनेक्ट कर रहे हैं। यह होने के बाद डी को 1 प्राइम के साथ जोड़ें। तो डी से भी हम 1 प्राइम 2 प्राइम को जोड़ रहे हैं। तो सी इस तरफ है, डी दूसरी तरफ है। सी को इस अक्ष पर मिलाइए। ऊर्ध्वाधर अक्ष से क्षैतिज अक्ष के साथ डी जोड़िए। तो 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम यह करने की पोजीशन में होगा। तो इन सभी रेखाओं को बढ़ाएं। जहां भी चौथी रेखा है उसको बढ़ाएं, तीसरी रेखा को भी बढ़ाएं, दूसरी रेखा को भी बढ़ाएं, पहली रेखा को भी यहां बढ़ाएं। जो भी रेखा हम आगे बढ़ा रहे हैं, उदाहरण के लिए हम एक उठाते हैं। पहला बिंदु सी से 1 है। यह सब तरह से उस बिंदु तक जाता है। जब हम डी को एक डैश से जोड़ते हैं, ये रेखा आगे जाकर एक बिंदु पर आपस में इंटरसेक्ट करती है और आगे जाती रहती है। तो जहां भी यह एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती है इसे रोक दें। इस बिंदु को हम P1 कहते हैं। इसी प्रकार सी से यहां तक एक रेखा ड्रॉ करें ऊर्ध्वाधर अक्ष की तरफ। यह होने के बाद
डी बिंदु से हमें आगे जाना होगा, जहां यह पॉइंट 2 को इंटरसेक्ट करेगी तो रेखाओं द्वारा हमने पहचाना। फिर उन्हें P2, P3, P4 और अगली बिंदु को इंगित करें। तो एक बार यह इसे हो जाए, हम एक फ्री हैंड कर्व ड्रॉ करेंगे। इस प्रकार से दीर्घवृत्त का एक क्वाड्रेंट बनाया जा सकता है। यह करने के बाद हमें सी से फिर से यही प्रक्रिया दोहरानी है। बीएफ रेखा की तरफ एक ऐसी रेखा ड्रॉ करें जो 1 2 3 4 को विभाजित कर रही हो, जो कि 1 से होकर सी तक जाए। इसी प्रकार बिंदु डी से 1 प्राइम से होती हुई जहां भी यह इंटरसेक्ट कर रही है, उस बिंदु का नाम रखें। फिर डी से 2 प्राइम तक जाएं। ऐसे ही सी 2 से होते हुए जो पी 2 को इंटरसेक्ट कर रही है, वहां तक जाएं। तो इन शीर्ष भागों को भी पहचानिए। इनमें से कोई एक इसे बनाने की पोजीशन में होगा। इसी प्रक्रिया को भी इस भाग के लिए दोहराना होगा ताकि कोई भी व्यक्ति तब पीएचआई की पोजीशन में हो इन बिंदुओं से इस वक्र को बना सके। आइए इसके एक क्वाड्रेंट को संक्षेप में देखें। मतलब हम इस आयताकार बॉक्स को ड्रॉ करेंगे, फिर इसे बनाएंगे। दीर्घवृत्त का एक चौथाई क्वाड्रेंट। हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले यह 100 मिलीमीटर 50 मिलीमीटर का है, हमें इसे बनाना होगा। तो अब हम पेज पर नोट करते हैं 100 मिलीमीटर। ये बिंदुएं हैं। अब 50 मिलीमीटर को हमें लॉकेट करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें। तो यहाँ क्योंकि यह 50 मिलीमीटर है, तो यह काफ़ी आसान है कि इस ग्राफ पेपर पर 25 मिलीमीटर को लॉकेट करें। 25 इसके बीच में होगा। जब हमें वह मिल जाता है तो हम एक परपेंडिकुलर लाइन बना सकते हैं। तो यह करने के बाद हम इसका यह हिस्सा बनाने की पोजीशन में होंगे। तो यह इस ग्राफ पेपर पर नीचे की तरफ बनाते हुए आगे बढ़ें। इसी प्रकार इसे ग्राफ पेपर पर नीचे की तरफ से बनाएं। इनके बीच की दूरी एक समान ही होनी चाहिए। तो यहां से हम निशान लगाते हैं और लाइनों को मिलाते हैं। इसलिए हमने एक आयत बनाया है, इसे नाम देते हैं। एक बार यह होने के बाद नाम होंगे ए, वी, ए, एफ, सी, जी, एच, जी। अब हमें बराबर संख्या में विभाजित करना है।
यहाँ पहले से ही एक ग्रिड नेटवर्क है, तो हम इसे बराबर भागों में विभाजित करते हैं। मान लीजिए 1, 2, 3, 4। तो 1, 2, 3, 4, 5 बराबर भाग हैं। लेकिन अब हम वास्तव में इन बराबर भागों 5 को विभाजित नहीं कर सकते। तो आगे के उद्देश्य के लिए कुछ इस तरह की रेखा ड्रॉ करेंगे। अपने कंपास का इस्तेमाल कर 5 बराबर विभाजन को लोकेट करें। वहां से जैसे 1, यहां से 2, 3, 4, 5। यह होने के बाद इन विभाजनों को मिलाए। एक उस रेखा के समानांतर जाता है। तो उस रेखा के समांतर जाने के लिए हम एक सामान्य बनाते हैं और जिससे हमारे पास बेहतर सपोर्ट होगा, क्योंकि हम यहां किसी ड्राफ्टर का उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमारे लिए इस दिशा में जाना आसान है। वो 3, 4, 5। तो यह इस प्रकार होगा 1, 2, 3, 4, 5। चलिए हम इन बिंदुओं को नाम देते हैं 1, 2, 3, 4। इसी प्रकार ये बिंदुएं हैं 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम। अब हमें यह करना है कि सी से 4, सी से 1 और इस प्रकार हम इन्हें जोड़ते हैं। तो हम सी बिंदु को पहले बिंदु से कनेक्ट करते हैं। तो सी से 1 को कनेक्ट करते हुए 1, 2, 3, 4 ड्रॉ करते हैं। इसी प्रकार डी से हमें इसे व्यवस्थित रूप से इसे कनेक्ट करना है। एक रेखा जो 1 से होकर गुजर रही है, यहां पर इंटरसेक्ट करने वाली है, वहां इसे रोक दें। जी से 2 प्राइम, 3 प्राइम, तीसरी लाइन तक, वहां से 4 चौथी रेखा तक। अब बिंदुओं को मार्क करें। पहला बिंदु, यह पहली है, दूसरी, तीसरी, चौथी और यह पांचवी है। तो हमारा दीर्घवृत्त इन बिंदुओं से गुजरता है। यह एक तरीका है जिससे इसे बनाया जाए और इस भाग को बराबर संख्या में विभाजित करके बनाया गया है। इसी प्रकार इस बिंदु का निर्माण इनके विभाजन से करना होगा। तो इनमें से एक दीर्घवृत्त बनाने की पोजीशन में होगा और इस विधि को हम रेक्टेंगल मेथड कहेंगे या ऑब्लॉन्ग मेथड। एक बार जब हम P1, P2, P3 को इस प्रकार जोड़ देते हैं, ये बिंदु P1, P2, P3 और P4 है जो C से होकर गुजरती हैं। इससे हमें दीर्घवृत्त मिलेगा। तो इस लेक्चर में हमने कंसेंट्रिक सर्कल मेथड और ऑब्लॉन्ग मेथड के बारे में सीखा है। अगले लेक्चर
में हम दीर्घवृत्त बनाने के लिए वृत्तीय विधि के चाप के बारे में सीखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।